आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है 7वां, इसका पार्ट है दूसरा। पार्ट 1 हमने कल बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिए। और ये सेकंड पार्ट है विजयनगर साम्राज्य वाला चैप्टर अपना। चलिए इसे देखते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में आप विजयनगर साम्राज्य देखोगे। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। और मैंने ये भी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य जो था, इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो चार विभिन्न वंश या राजवंश रहे हैं जिन्होंने अपना अपना शासन किया है। संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अराविदु। ये कल हम इतना देख चुके थे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे और आगे देखते हैं टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने लिए। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। 1336 में हमने पढ़ा है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को, ये जो शासक थे, इनका अपने समकालीन राजाओं के साथ संघर्ष रहता था। ठीक है, समकालीन राजाओं के साथ संघर्ष था इनका, तो आप इसे याद रखें। समकालीन राजाओं के साथ इनका क्या था? संघर्ष था। अब वो संघर्ष कैसे था? जैसे कि मतलब जैसे मान लो दक्कन के सुल्तान हो जाएंगे, उनके साथ संघर्ष है। उड़ीसा के जो गजपति शासक थे, उनके साथ इनका संघर्ष चलता रहता था। और संघर्ष का कारण क्या था? देखिए, किसी भी शासक दो राजाओं के बीच में अगर संघर्ष होता है, युद्ध होता है या युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है, तो कोई ना कोई तो कारण होता होगा। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण था। तो संघर्ष का कारण देखिए, उर्वर नदी घाटी जो थी उस पे अपना अधिकार जताना चाहते थे विजयनगर साम्राज्य वाले भी, दक्कन के सुल्तान भी चाहते थे। ठीक है, उड़ीसा के शासक भी चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पे संघर्ष था। दूसरा क्या था? जो विदेशी व्यापार होता था, उससे जो संपदा आती थी, जो भी संपत्ति वगैरह मिलती थी, उस पे अधिकार को लेकर संघर्ष चलता था। तो ये बहुत ही सामान्य है, हर साम्राज्य में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमको केवल इतना याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य जो था, उसका अपने समकालीन साम्राज्यों के साथ जो दूसरे शासक थे, उनके साथ इनका संघर्ष था। बस इतना याद रखना है। आगे देखते हैं। विजयनगर के शासकों ने भवन निर्माण की जो तकनीक थी उसको ग्रहण करा, यानी उसको सीखा और इसको आगे और ज़्यादा विकसित भी किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा था कि इनसे पहले जो तमिलनाडु के जो चोल शासक वगैरह थे, जैसे तमिलनाडु के चोल सम्राट, कर्नाटक के होयसाल सम्राट, इन राजाओं को देखा था इन्होंने शासन, इसके बारे में जानते थे इस शासन को। तो इन शासकों के द्वारा किए गए कार्यों से ये भली भांति परिचित थे, उसको जानते थे। तो इन्होंने इनसे, इनके विकास को देखा, इनसे सीख ली और इन्होंने अपने क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे कि ये जो चोल सम्राट या जो ये होयसाल सम्राट थे, ये क्या करते थे? ये अपने क्षेत्रों में जो मंदिर थे, जैसे कि वृद्धेश्वर मंदिर हो गया तंजावुर का, बेलूर का चन्नकेशव मंदिर हो गया, इनको इन्होंने संरक्षण दे रखा था। तो ये सारी चीजें विजयनगर साम्राज्य जो शासक थे वो समझते थे इसको। तो उन्होंने भी इस प्रथा को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी प्रथा को आगे बढ़ाया और विजयनगर के शासकों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया, यानी कि कई सारे मंदिरों को इन्होंने भी, मंदिरों का निर्माण भी करवाया और मंदिरों को संरक्षण भी दिया। ठीक है, और ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। और विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे। अपने आप को क्या कहलाते थे? राय। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि राय कौन है। तो राय जहां पे भी आ जाए तो आप राय से क्या समझोगे? राय का मतलब है राजा। और कहाँ के राजा? यानी विजयनगर साम्राज्य जो था उसके राजा की बात चल रही है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रहेगा। तो बस इतना ध्यान रखें, बेसिक पॉइंट है। आगे देखिए, शासक तथा व्यापारी के बारे में समझिए। ये जो विजयनगर साम्राज्य वाला समय है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। इस काल में युद्ध जो होते थे वो ज़्यादातर घोड़े वगैरह पे निर्भर करते थे, क्योंकि अश्व सेना होती थी इनकी, तो घोड़ों पे निर्भर होता था। तो ऐसे में अगर किसी को युद्ध जीतना है तो उसके पास हथियार के साथ अच्छे घोड़े भी होने चाहिए। तो इसलिए ये क्या करते थे? आपको पता है, अरब और मध्य एशिया में बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे। तो ये लोग क्या करते थे? विभिन्न राज्य जो होते थे अरब और मध्य एशिया से घोड़े खरीद लेते थे, यानी वहां से अच्छी नस्ल के घोड़े ये क्या करते थे? खरीद लेते थे। शुरू में ये जो व्यापार होता था घोड़ों का, ये पूरी तरीके से अरब के जो व्यापारी होते थे उनके नियंत्रण में होता था। व्यापारियों के जो स्थानीय समूह था, जो लोकल समूह था अपने देश में, वो समूह कुदी रही चेट्टी। ठीक है, अब ये आपको तेलुगु वगैरह वर्ड होते हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये तेलुगु वर्ड है तो आपको थोड़ा याद रख सकते हो। तो याद रखो, कुरी दई चेट्टी, या फिर इनको हिंदी में अगर हम बोले तो घोड़ों का व्यापारी। यानी जो स्थानीय जो व्यापारी थे वो घोड़ों का व्यापार करते थे। ये भी विनिमय में, यानी लेन देन, जो खरीदारी होती है घोड़ों की, उसमें हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इस समय में युद्ध जो होता था वो
घोड़े वाली जो सेना होती थी उस पर निर्भर होता था। और अच्छे घोड़े कहाँ मिलते थे? अरब में मिलते थे और मध्य एशिया में मिलते थे। तो इन्होंने क्या करा, अरब और मध्य एशिया से अच्छे जो नस्ल के घोड़े होते हैं उनका क्या कर लिया, इन्होंने आयात कर लिया, यानी खरीद लिया उनसे। ठीक है, और ये जो व्यापार है ये अरब जो बेचते थे तो उनके नियंत्रण में रहता था, लेकिन जो स्थानीय समूह थे, लोकल समूह, वो कुदी रही चेट्टी या फिर वो घोड़ों के व्यापारी कहलाते थे, ये भी इसमें हिस्सा लेते थे। तो ये बेसिक था। अब यहाँ देखिए 1498, ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1498 में पुर्तगाली जो थे वो भी आने लगे थे भारत की तरफ, पश्चिमी तट पर आ गए थे और ये व्यापारिक और सामरिक केंद्र शासित करने का प्रयास करने लगे। पहले तो ये इनका व्यापार उद्देश्य था, लेकिन जब इन्होंने यहाँ को देखा समझा तो ये यहाँ पे बसने की कोशिश करने लगे और यहाँ पे अपना शासन चलाने की कोशिश करने लगे। पुर्तगालियों की सामरिक तकनीक बहुत बेहतर थी। सामरिक तकनीक का मतलब एक तरह से यहाँ पे युद्ध की तकनीक आप कह सकते हो, युद्ध की तकनीक। ठीक है, तो इनकी जो युद्ध की तकनीक थी वो बेहतर थी। इनके पास क्या थी, लेटेस्ट, उस समय के लेटेस्ट, आज के नहीं, इनके पास उस समय के जो लेटेस्ट जो बंदूकें या हथियार होते थे वो थे इनके पास, जिससे ये महत्वपूर्ण शक्ति बन के उभरने लगे थे पुर्तगाली लोग। तो यहाँ पे ये विजयनगर साम्राज्य का आपको याद रखना है, बिल्कुल जो जो आपको बताते जा रहा हूँ। अब आगे देखिए, विजयनगर जो था बहुत ज़्यादा फेमस था। विजयनगर किस चीज़ के लिए फेमस था? तो ये मसालों और व्यापार के लिए तो फेमस था, तो मसाले वगैरह बहुत थे यहाँ पे साउथ की तरफ। वस्त्रों के लिए फेमस था, रत्नों के बाजार होते थे यहाँ पे, इसलिए प्रसिद्ध था। और यहाँ की जनता जो थी वो बहुत ही समृद्ध थी। समृद्ध का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ की जनता जो थी वो काफी गरीब वगैरह नहीं थी, वो बल्कि ऊंचे स्तर की थी, यानी आप इसको अमीर कह सकते हो। यानी यहाँ की जनता जो थी अमीर थी, समृद्ध थी, यानी जो बेसिक सारी सुविधाएं होती है सब कुछ इनके पास A to Z था। यहाँ की जनता जो थी, जो समृद्ध जनता होती है, जिसके पास पैसा काफी होता है, वो हमेशा कैसी चीजें खरीदना पसंद करेगी? महंगी वस्तुएं। और विदेशी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं कौन खरीदेगा? वही खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा। तो यहाँ की जनता जो थी वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी क्योंकि समृद्ध थे। और विशेषकर मांग किस चीज की चलती थी? रत्नों की। रत्न और आभूषण जो गहने वगैरह होते हैं उसकी मांग बहुत थी यहाँ पे। व्यापार से जो राजस्व प्राप्त होता था, यानी जो टैक्स मिलता था व्यापार से, उस टैक्स से क्या होता था? राज्य जो था समृद्ध होता जा रहा था। ठीक है, राज्य की समृद्धि में व्यापार का टैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा था। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। अब देखते हैं राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राज्य जो था कब चरम पे आया और राज्य किस प्रकार से इसका पतन होने लगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, राजनीति में सत्ता के जो दावेदार थे उसमें शासक वंश के भी थे और सैनिक कमांडर वगैरह जो थे ये भी थे। ठीक है, ये सब सत्ता के दावेदार थे। विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे पहला राजवंश था वो संगम वंश कहलाता था। मैंने आपको पार्ट 1 में एक चीज बताई थी कि जो विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने क्या करा था? इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में की थी। तो इनके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था संगम। इन्होंने क्या करा, अपने इनके पिता के नाम पे ही इसको संगम वंश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक याद होगा। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखें आप, सबसे पहले कौन सा वंश था? बिल्कुल अच्छे से ये पॉइंट याद रखें, संगम वंश। उसके बाद क्या आया? सुलु वंश आया। उसके बाद तुलु वंश आया। उसके बाद अराविदु आए। यहाँ पे मैंने कुछ डेट लिखी है, पर ये जो डेट है ये मैं आपको एक अच्छी बुक में से लिखी है मैंने, वहां से मैं आपको बता रहा हूं। बट आपको ये वाली डेट पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखनी, मैं आपको NCERT के अनुसार बताता हूं, क्योंकि आपकी जो NCERT है वो इस वाली डेट से थोड़ी सी अलग तारीखें आपको बता रही है। तो देखिए, NCERT के अनुसार संगम वंश जो था उसने शासन किया था 1336 से 1485 तक। ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके बाद ये कहते हैं कि जो सुलु वंश आया, सुलु वंश जो आया वो आया 1485 में, और इसने शासन कब तक किया? 1503 तक शासन किया। बट मैं यहाँ पे क्या बता रहा था? 1505। ठीक है, तो NCERT के अनुसार अगर आपको याद रखना है तो आप इस डेट को याद रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि सुलु वंश गया तो उसके बाद तुलु वंश आया। ये कब से कब तक रहा? तो ऐसा कहा जाता है कि 1503 से लेके 1542 तक। आपकी NCERT किताब जो है वो इसको 1542 मानती है, तो हमने क्या करा? 1542 लिख दिया यहाँ पे तारीख, यानी इन्होंने 1542 तक अपना शासन किया। इसके बाद जो अगला शासन था वो अराविदु का आया, यानी इन्होंने 1542 के बाद शासन किया। और ऐसा आपकी NCERT किताब कहती है कि ये 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक शासन किया। यानी 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष की बात करें तो ये होना चाहिए 1699, 98, 90, ठीक है, इसके आसपास होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बुक्स होती है या गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको ये वाली तारीख मिलेगी।
तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता लगता, ठीक है। इतिहासकार जो हैं उनमें विवाद है इन तारीखों को लेकर। कुछ कुछ इतिहासकार 1505 कहते हैं तो कुछ इतिहासकार 1503 कहते हैं। तो ये विवाद है, इसीलिए हमको क्या मानना है, हमको ये वाली तारीख माननी है जो कि हमारी एनसीईआरटी बताती है। तो आप इतना मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखें, यहाँ पे डेट याद रख पाए तो अच्छी बात है, और ना याद रख पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये क्रम जरूर याद रखना है कि सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश और उसके बाद अराविदु। इतना तो आप याद कर ही सकते हो, बस इतना याद रखना। और पहला राजवंश जो था संगम वंश, इसको किसने उखाड़ दिया? सुलु वंश ने। सुलु आया, इसने संगम वंश को खत्म कर दिया। सुलु जो थे ये सैनिक कमांडर थे। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि सुलु कौन थे, तो आप बोलोगे ये सैनिक कमांडर थे, इन्होंने संगम वंश को समाप्त किया था, उसके बाद ही आ गए थे, ठीक है। इसके बाद जब ये सुलु वंश ने कुछ साल शासन किया अपना, उसके बाद आ गया तुलु वंश, और तुलु वंश ने इनको उखाड़ फेंका। कृष्णदेव राय जो थे, मैंने कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि कृष्णदेव राय जो थे वो कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये तुलु वंश से संबंधित थे, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। आप देखोगे 1336 से लेकर जब तक विजयनगर साम्राज्य चला है तब तक के जो सबसे बेस्ट मतलब जो शासक माने जाते हैं वो कृष्णदेव राय माने जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मैं आपको कृष्णदेव राय के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आप इतना समझ गए हो, कृष्णदेव राय के बारे में कुछ पॉइंट आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं। अब मैं यहाँ पे A to Z आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझते जाओ वीडियो को देख के। देखिए, ये जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। विस्तारवादी नीति अपनाई, कई सारे क्षेत्रों को जीता इन्होंने, और अपना विजयनगर साम्राज्य जो था उसको बढ़ाया। याद रहेगा पॉइंट। आगे देखो, इन्होंने साम्राज्य को मजबूत बनाया। इसी काल में, इन्हीं के समय में, तुंगभद्रा जो नदी है और जो कृष्णा नदी है उसके बीच का जो दोआब वाला हिस्सा है उस क्षेत्र को हासिल किया। 1512 के आसपास की बात चल रही है यहाँ पे। 1514 में उड़ीसा के जो शासक थे उनका इन्होंने दमन करा, यानी उनको हरा दिया, पराजित कर दिया, ठीक है। तथा बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको भी बुरी तरीके से पराजित किया। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्णदेव राय जो थे बहुत ही प्रतापी राजा थे, ठीक है, बहुत ही ताकतवर शासक थे। और आपको याद हो 1526 की बात अगर करें तो 1526 में बाबर भी आ चुका था, ठीक है। यानी कि इब्राहिम लोदी, लास्ट अगर आप पढ़ोगे उसमें दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था 1526 में, ये जो बाबर आया हुआ है। तो इसके बाद बाबर ने भी कृष्णदेव राय के बारे में कहा है कि कृष्णदेव राय जो थे दक्षिण भारत के एक मजबूत शासक के रूप में इनको बताया है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट कुछ याद रखने बेसिक हैं। आगे देखिए, राज्य जो था वो हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। विजयनगर साम्राज्य जो था वो सामरिक रूप से तैयार रहता था। सामरिक रूप से तैयार का मतलब है युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता था, ठीक है। और राज्य जो था यहाँ पे अतुलनीय शांति थी, बिल्कुल मतलब शांत था। समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध थे और बहुत ज़्यादा डिमांड थी यहाँ पे विदेशी रत्न की, विदेशी आभूषण की, ये आपको बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पे जो शासक थे इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो भव्य गोपुरम होते हैं उसको जोड़ने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। अब ये गोपुरम क्या होते हैं आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों में, जो काफी मतलब दूर से नजर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ना एक मतलब मंदिर बनाने की कला समझ लो आप। ये कुछ साउथ के जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं कुछ इस प्रकार की शेप में होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कि बहुत दूर से दिख जाता है, मतलब आप बहुत कई किलोमीटर दूर से भी उसको देख पाओगे, आप समझ जाओगे कि उस स्थान पे क्या है, कोई मंदिर है गोपुरम में, ठीक है। तो ये ऐसा होता था। इसका श्रेय किसको जाता है? कृष्णदेव राय जो है इनको जाता है। इन्होंने अपनी माता जी यानी कृष्णदेव राय की जो माता जी थी उनके नाम पर इन्होंने विजयनगर जो था उसके पास ही एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल कि जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने अपनी माता जी के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की, तो आपको नाम याद रखना है नगलपुरम, ठीक है। कौन सा है? नगलपुरम आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय जो थे इनकी मृत्यु 1529 के समय हुई। इसके बाद का जो शासन था वो कमजोर होने लगा, क्योंकि उत्तराधिकारी जो थे उनसे नायक और जो सेनापति थे उनका विद्रोह होने लगा था, तो ये समस्या आने लगी थी। तो देखिए, जब तक ये कृष्णदेव राय थे इन्होंने अपने शासन को और अपने साम्राज्य को बहुत मतलब मजबूत किया, विस्तारित किया, लेकिन इनके बाद से साम्राज्य की जो स्थिति थी वो डावाडोल होने लगी थी।
तो इनके जो उत्तराधिकारी थे उनको विद्रोही नायकों, ठीक है, विद्रोही जो नायक थे, नायक जो मतलब सैनिकों के प्रमुख होते थे, सैनिक प्रमुख हम इसको कह सकते हैं। विद्रोही जो नायक थे, सैनिक प्रमुख थे, और जो सेनापति थे, इन्होंने उनको चुनौती देनी शुरू कर दी। और 1542 तक केंद्र पर शासन जो था इनका जा चुका था और नया शासन चल चुका था अराविदु का, ऐसा कहते हैं ये, ठीक है। जबकि कई दूसरी किताबों में अगर आप देखोगे तो ये 1542 आपको डेट नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको डेट कुछ और मिलेगी। तो अब डेट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं आने वाले, पर ये पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव किस वंश से संबंधित थे, कौन सा वंश पहले आया था, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, राक्षसी तांगड़ी जो युद्ध था, जिसको तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से काफी ज्यादा ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाने के चांस है। तो ये राक्षस तांगड़ी जो युद्ध है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। तो देखिए, 1565 में विजयनगर की जो सेना थी, विजयनगर की सेना के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राम राय, नाम याद रखें, राम राय, इनके नेतृत्व में 1565 में एक युद्ध लड़ा गया जो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राक्षसी तांगड़ी नामक गांव थे, ग्राम होते थे, ठीक है, इन ग्रामों के पास लड़ा गया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इसे तालीकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तालीकोटा भी आपको याद रखना है। और ये जो युद्ध था इसमें क्या हुआ, एक तरफ हो गई बीजापुर की सेना, उनके साथ अहमदनगर की सेना, गोलकुंडा की सेना, ये तीनों एक साथ हो गई और विजयनगर पड़ गया अकेले। अब आप सोचो, यहाँ पे बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, ये तीनों सेना एक साथ हो गई, और इधर जो हो गया, इधर विजयनगर जो था वो अकेला हो गया। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ, विजयनगर जो था ये इसको मतलब नुकसान पहुंचा, ये हार गया, और इनकी जो संयुक्त सेना थी वो जीत गई। इसके बाद इन्होंने इसको विजयनगर साम्राज्य वाला जो क्षेत्र था उसको लूटा, और धीरे धीरे वो अपने पतन की ओर जाने लगा और वो नष्ट होने लगा, ठीक है। तो इसमें विजयनगर की जो सेना थी वो हार गई थी। कुछ वर्षों के बाद ये शहर जो था उजड़ने लगा था, और जो विजयी सेना थी यानी जो जीती हुई सेना थी उसने क्या करा, विजयनगर को खूब लूटा। ये शासन जो था पूर्व की ओर स्थानांतरित होने लगा। अब आप जब मैप में देखोगे, मैं यहाँ पे बुक का मैप लेना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, अगर आप किताब में मैप में देखोगे तो आपको विजयनगर कुछ इस जगह पे दिखेगा, लेकिन बाद में ये चंद्रगिरी की तरफ, इधर की तरफ आने लगा था, यानी कि पूर्व की तरफ धीरे धीरे ये खिसक गया और यहां से शासन वगैरह होने लगा था बाद के समय में, ठीक है, जब ये विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो रहा था। तो ये आपको विजयनगर साम्राज्य का राक्षसी तांगड़ी युद्ध पता लग गया, 1565 वाला, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा राय तथा नायक। यहाँ पे कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, राय तथा नायक क्या है। मैं आपको यहाँ पे दो शब्द, अगर आप ये दो लाइन याद रख लेते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। राय का मतलब क्या है, जो विजयनगर के जो शासक होते थे, विजयनगर के जो राजा होते थे, वो अपने आप को राय कहलाते थे, कहलवाते थे। क्या कहलवाते थे? राय कहलाते थे। तो राय कौन हो जाएंगे? आप बोलोगे राय जो है वो शासक हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि राय जो है वो राजा हैं। और आपको याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव कौन थे? वो एक राजा थे, आप जानते हैं अच्छे से। कृष्णदेव अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? राय लगाते थे, यानी राय कहलवाना पसंद करते थे। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जहां पे भी राय शब्द आ जाए ना, तो आप सीधा उसको शासक की तरफ जोड़ दोगे, राजा की तरफ जोड़ दोगे, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर दूसरी तरफ नायक आ जाए तो नायक जो होते थे वो क्या होते थे? सेना के प्रमुख होते थे। यानी नायक के पास क्या होता था? खूब सारे मतलब जो सैनिक होते थे, इन सैनिकों का एक प्रमुख लीडर होता था या मुख्य होता था, जो प्रमुख होता था, एक दूसरा सैनिक आप कह सकते हो उसे, ठीक है, इनका प्रमुख होता था, वो नायक कहलाता था। तो ये आपको यहाँ का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए इतने से, ताकि मैं आपको आगे पढ़ाऊं तो आपको दिक्कत ना आए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नायक की, उसके बाद हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए, राय जो है, राय मैं आपको बता चुका हूँ, राय जो है वो राजा है। अब नायक को देख लेते हैं। नायक जो है ये सेना प्रमुख नायक कहलाते हैं, यानी जो सेना का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? नायक कहलाता था, ठीक है, याद रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करते थे, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करते थे क्योंकि इनके पास क्या होता था? सशस्त्र सैनिक होते थे, यानी सैनिकों का समर्थन होता था, कई सारे लोग होते थे इनके पास। नायक जो होते थे वो किलों पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है, ताकतवर समझ लो आप नायक को। इनके पास सशस्त्र समर्थक है, ऐसे समर्थक जो हथियार वगैरह चलाना जानते हैं और आपके साथ तुरंत तैयार हो जाते हैं, यानी एक तरह से इनके पास सेना थी, आप ये समझ सकते हो। ये आमतौर पर क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमणशील होते थे। ये माफी चाहता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भ्रमणशील, ठीक है। ये क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमणशील होते थे,
यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और ये क्या घूम के क्या करते थे, ये उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे कि कहाँ पे हमें उपजाऊ भूमि मिल जाए। ठीक है, तो नायक जो होते थे वो कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे, तलाश में जाते थे। और जो किसान लोग होते थे वो इनका साथ देते थे। क्यों? किसान लोग जो होते हैं वो जानते हैं कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी भूमि उपजाऊ नहीं है, क्योंकि किसान का काम ही खेती करना होता है। तो किसान इनको बताते थे कि भाई ये फलानी जो भूमि है ये उपजाऊ है, आप यहाँ पे बस सकते हो, यानी किसान इनकी सहायता करते हैं। आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। ये जो नायक जो हैं ये कौन सी भाषा बोलते थे, तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जो नायक थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण किया, यानी राजा जो होता है विजयनगर का वो सबसे शक्तिशाली होता है, ये आप तो जानते ही हैं। कई सारे जो नायक थे उन्होंने क्या करा, राजा की सत्ता को कबूल लिया, यानी राजा की सत्ता को कबूल कर राजा की बातों को मानने लगे। राजा अब इनको जैसा कहेगा इनको वैसा ही करना होता था, जो इनको मान लेते थे। लेकिन 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 कभी कभी क्या करते थे ये नायक जो होते थे, कभी कभी राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। ठीक है, विद्रोह कर देते थे। और जब ये विद्रोह करते थे फिर राजा इनको सेना के जरिए यानी मार पीट कर इनको अपने वश में लाता था, यानी अपनी सेना का इस्तेमाल करके इन नायकों को सैनिक कार्यवाही करता था इन पे, तभी ये वश में आते थे। ठीक है, तो ये नायक आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नायक आपको याद हो जाएगा, तो नायक आप सीधा सीधा 2-4 पॉइंट याद रख सकते हैं कि नायक जो थे वो कौन थे। तो आपको याद रखना है वो सैनिक प्रमुख थे। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। कौन सी भाषा बोलते थे, तो अभी हमने क्या पढ़ा, तेलुगु कन्नड़ बोलते थे। क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। किसकी तलाश में घूमते थे, तो आप कहोगे उपजाऊ भूमि की तलाश में। कौन इनकी मदद करता था, किसान लोग इनकी मदद कर देते थे। इनके पास सशस्त्र सैनिक भी होते थे और आपको पता है इनका किलों पे नियंत्रण भी होता था। ठीक है, राजा की अधीनता भी कईयों ने राजा की मतलब प्रभु सत्ता को स्वीकार कर रखा होता था। तो ये बेसिक आपको पॉइंट याद हो जाएंगे, सिंपल हैं। वीडियो को देखो, पॉइंट को देखो, एकदम एनसीईआरटी डिक्टो वैसे ही लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। तो आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ोगे वीडियो को देखने के बाद तो A to Z यही पॉइंट आपको मिलेंगे और याद हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान दें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अमर नायक प्रणाली यानी कि ये एक व्यवस्था थी। तो समझिए इसको, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजनीति यानी विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में इसको ये खोज की गई थी अमर नायक प्रणाली वाली, ये समझ लो आप। ये प्रणाली दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली जैसी ही थी। अब दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली क्या थी, थोड़ा सा ये समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इक्ता प्रणाली जो थी, ये जो दिल्ली गुलाम वंश का जो शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश जो था, उसने ये इक्ता प्रणाली लागू की थी। क्या होता था इसमें, जो होता था उसने अपने क्षेत्र को, अपने जो जहां पे उसका शासन था, कई क्षेत्रों में हिस्सों में बांट दिए थे। ठीक है, भूमि को, और वो भूमि जो होता था उसने कई उस जगह पे कुछ लोगों की भर्ती कर दी थी, अधिकारी, जिसको इक्तेदार कहा जाता था। इक्ता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा और इक्तेदार वो होता है जिसका उस पर नियंत्रण हो। वो क्या करता था, वहां पे सैनिक व्यवस्था देखता था, वहां पे टैक्स जो होता था, मान लो कोई जगह है वहां पे 20-30 गांव, 50 गांव या 10 गांव या जो भी हैं, कि उसको इक्तेदार का काम क्या होता था, अब वो शासक ने उसको दे दिया, उसकी जिम्मेदारी पूरी उसकी है। अब वो वहां से टैक्स को इकट्ठा करेगा। ठीक है, टैक्स इकट्ठा करने की उसकी जिम्मेदारी हो गई। अब वो इक्तेदार जो है वहां पे व्यवस्था बनाएगा, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हो गई। सैनिक व्यवस्था की देखरेख करेगा, इसकी जिम्मेदारी हो गई। और टैक्स का कुछ हिस्सा रख सकता है और बाकी जो होता है वो शासक वगैरह को जाता था। तो ये पूरा सिस्टम होता था इक्तेदार का। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, इक्तेदार को वेतन के रूप में जमीन भी दे दी जाती थी। ठीक है, जमीन भी दे दी जाती थी। तो ये कुछ मतलब एक व्यवस्था होती थी दिल्ली सल्तनत में। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो अमरनायक प्रणाली है ना, वो इक्ता प्रणाली से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य वाले थे, इन्होंने इक्ता प्रणाली से ही इसको लिया है, अमरनायक प्रणाली को। तो अब ये अमरनायक प्रणाली क्या है इसको समझो। देखिए अमरनायक जो थे ये सैनिक कमांडर थे। एक मतलब ये पॉइंट जो है इसको याद रखते जाओ, 1 मार्क्स में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमरनायक कौन थे, आप बोलोगे सैनिक कमांडर थे। इनको कौन नियुक्त करता था, तो राय जो होते थे यानी राय का मतलब राजा जो होते थे वो इनको प्रशासन के लिए क्या करते थे, क्षेत्र दे देते थे। जैसे इक्तेदारों को क्षेत्र मिल जाता था कि भाई तुम यहाँ पे अब व्यवस्था देखो, ऐसे इनको भी क्षेत्र दे देते थे राय,
कि भाई ये मतलब फलाना क्षेत्र किसी दूसरे का है, ये किसी दूसरे अमर नायक का है, किसी तीसरे अमर नायक का है, उसको क्षेत्र दे दिया। अब जब क्षेत्र मिल गया तो वो क्या करेंगे, अमर नायक को उस क्षेत्र की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वहां पे जो किसान रहते हैं, जो शिल्पकर्मी रहते हैं, जो व्यापारी रहते हैं, उनसे क्या करना पड़ेगा, जमीन का टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी अब जैसे मान लो आप अमर नायक हो, आपको राय ने यानी राजा ने क्या करा, जमीन का ये वाला हिस्सा दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहां से क्या करोगे, टैक्स इकट्ठा करोगे। ठीक है, चाहे किसान हो, चाहे शिल्पकर्मी हो, चाहे व्यापारी हो, आप सबसे टैक्स इकट्ठा करोगे और अन्य जो टैक्स होते थे उसको आपको वसूलने की जिम्मेदारी है। तो आप समझ रहे हो, ये प्रणाली होती थी। अब अमर नायक जो थे वो टैक्स का कुछ हिस्सा, जो टैक्स में मान लो उसको बहुत सारे पैसे मिल गए पूरा, तो उसका कुछ हिस्सा जो है अपनी व्यक्तिगत उपयोग, अपनी खुद की जो भी उसका उपयोग होगा वो रख सकता है। और अपने जो घोड़े होते हैं, जो हाथी होते हैं, उनके जो दल का जो रख रखाव के लिए जो खर्चा आता है, उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, टैक्स में जो मिला हुआ पैसा है वो रख सकते हैं अपने पास कुछ हिस्सा। बाकी जो है वो ज्यादातर शासक को ही जाएगा। और ये जो दल हैं, इनके हाथियों और ये इसके जो दल होते हैं, ये विजयनगर शासक को क्या करते थे, उनको मतलब जब कभी सेना की जरूरत है तो वो चले जाते थे उनके लिए युद्ध लड़ने। तो इसी से सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। अभी यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गया, दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है। एग्जाम्पल के लिए राय जो है, राय ने क्या कहा, अमर नायक को कहा कि अमर नायक तुम जाओ, ये तुम्हारा क्षेत्र है, यहां से तुम टैक्स इकट्ठा करो। तो अमर नायक ने क्या करा, यहां से टैक्स इकट्ठा करा, उसका कुछ हिस्सा अपने घोड़ों में, हाथियों के दल में जो खर्च करना था वहां लगा दिया, और कुछ हिस्सा वो जो आगे राय को पहुंचा देंगे। ठीक है, ये सिस्टम होगा। तो इस तरीके से व्यवस्था चलती थी, इसी को अमर नायक प्रणाली कहते हैं। तो ये जो दल है विजय में शासक को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, उनकी सहायता करते थे। कभी मान लो राजा को जरूरत पड़ जाए कि युद्ध लड़ने जाना है, सेना चाहिए, सैनिक चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे, अमर नायक को बोलेंगे कि जा भाई अपनी सेना को तैयार कर ला। तो वो अपनी पूरी सेना को तैयार करके राजा के लिए तैयार होके चल देंगे। ठीक है, इनकी मदद से इन्होंने दक्षिण भारत में काफी क्षेत्रों में नियंत्रण कर लिया था। राजस्व का कुछ हिस्सा ये क्या करते थे, मंदिर और सिंचाई में भी रखते थे। ठीक है, उसमें भी लगाते थे। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अभी हमने क्या देखा कि राजस्व जो लिया उन्होंने अपने हाथी के दल और जो घोड़ों के दल थे उसके रखरखाव में और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लिया, और कुछ हिस्सा मंदिर और सिंचाई में चला जाता था। ठीक है, उसके साधन के रूप में चला जाता था। अमर नायक जो होते थे वो राजा को साल में एक बार भेंट देते थे, यानी एक तरह से गिफ्ट दिया करते थे। ठीक है, और अपनी स्वामी भक्ति यानी दिखाने के लिए कि भाई तुम कितना मतलब समर्पित हो, डेडिकेटेड हो उसके प्रति, अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए दरबार में गिफ्ट के साथ खुद भी जाना होता था उनको। ठीक है, राजा के पास खुद भी जाना होता था अमर नायक को। अब राजा क्या करता था, उन पे अपना नियंत्रण तो रखता ही था, आपको पता ही नियंत्रण है। राजा अपना नियंत्रण दिखाने के लिए कभी कभी एक अमर नायक का दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर देता था। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है। मैं आपको ऐसे उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। तो मान लो कोई व्यक्ति है, उससे ये वाला क्षेत्र दे रखा था, अब शासक चाहे तो उसका वहां से ट्रांसफर कर दे, ए वाले को डी में पहुंचा दे और डी वाले को ए में पहुंचा दे। तो इस तरीके से राजा क्या दिखाता था, अपना नियंत्रण दिखाता था कि उनका नियंत्रण है पूरा इन पे, अमर नायकों पे। और 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे 17वीं शताब्दी तक आपने देखा था क्या हुआ था, आपने 1565 में यानी 16वीं शताब्दी में ही देख लिया था कि 1565 में जो राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें ही विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चल रहा था। तो ऐसे मतलब विजयनगर साम्राज्य की जो हालत थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी 1565 के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, 17वीं शताब्दी तक ये जो अमर नायक होते थे, इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने देखा कि भाई राजा कमजोर होते जा रहे हैं, आप कोई मतलब ज्यादा इनके पावरफुल है नहीं है, तो ऐसे में इन्होंने अपने खुद के स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए, यानी अपने अपने हिस्से को अपना ही बना लिया, और वहां पे ये राजा की तरह मतलब शासक की तरह अपना अधिकार जमाने लगे। तो ये भी होने लगा था। ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य खत्म हो रहा था और कमजोर हो चुका था बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक तो विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा, दूसरी किलेबंदी और सड़कें, और तीसरा महानवमी डिब्बा। और ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा, आपके पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम का, तो आप उसे जुड़ जाएं। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाएं। 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को प्लीज़ 2 बार देखें और अच्छे से समझें।